कल संडे था, मैंने क्लास लिया। जो सुख सुविधा मौज उड़ाए हैं वो मौज ही उड़ाते रहिए। एक दिन का सुख नहीं होता। सुख लेना है तो जिंदगी भर का लीजिए। एक दिन सुख करके क्या किए, कुछ किए नहीं किए। यही बोलने से तो मैंने बोला नहीं था, मैंने मैसेज बकायदा ग्रुप में सेंड भी किया था। फिर कोई बात नहीं, जिसको आना था आइए, जिसका नहीं आना था ना आए, कोई दिक्कत नहीं। आई सुनिए, मेरी बात सुनिए। कल हम बहुत दूर तक पढ़े थे और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़े थे, जिसमें से 3 कारक मैंने कल पढ़ा था, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? भौतिक कारक ना, भौतिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक जो हैं कल मैंने पढ़ा। जो पहला भौगोलिक कारक है उसका 4 चीज हम लोगों ने कल पढ़ा। जैसे पहला मतलब पढ़ा था जल की उपलब्धता, उसके बाद क्या पढ़े थे? भू आकृति, उसके बाद जलवायु, उसके बाद मृदा। तो मृदा तक शायद हम पहुंचे नहीं है। हाँ, जलवायु में नहीं पहुंचे हम, सेकंड बैच में जो है मृदा तक पहुंच चुके थे, वहां आगे भी बताए थे। अब यहाँ पर चलते हैं, तीसरा जो उसका पॉइंट था जलवायु। जलवायु, जलवायु वो मतलब होता है क्लाइमेट। और मैं कई बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जलवायु और मौसम एक ही होते हैं? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, जलवायु मौसम एक नहीं होते हैं। मौसम पल भर में बदल जाते हैं, जबकि जलवायु को बदलने में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की जलवायु को बदलने में बड़ा वक्त लगता है। एटलीस्ट मिनिमम तो 30 इयर्स लग ही जाते हैं, 30 साल। तो जलवायु और मतलब मौसम को एक जैसा ना किएगा, एक जैसा नहीं मिलाइएगा। यहाँ जलवायु क्यों लिखा है? क्योंकि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले उन कारकों में से एक कारक ये भी है, जिसका नाम है जलवायु। किताब में क्या लिखा है वो आप जान लीजिएगा कि किताब में जलवायु के ऊपर क्या बात कही गई है। देखिए, किताब में लिखा हुआ है आपका कि अति उष्ण, देखिए हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग का शरीर जो है, या हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अति उष्ण समझते हैं, ज्यादा गर्मी, अति उष्ण और अति ठंडा। अति ठंडा मतलब शीत इसको बोलते हैं, अति शीत बोलते हैं इसको। यहाँ पर रहने के लिए हमारा शरीर जो है वो एकदम अनुकूल नहीं है, अनुकूल बिल्कुल नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं क्या कि असुविधाजनक होती है। तो सुविधाजनक जलवायु क्या होती है? सुविधाजनक जलवायु उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की जलवायु होती है मौसमी। कैसी होती है? मौसमी होती है, यानी समय के अनुरूप वहाँ की जलवायु बदल जाते हैं और हमें वहां पर रहने में कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि हम वहां पर आसानी से अपने आप को रख सकते हैं। जैसे भूमध्य सागर, अगर आप नाम सुने होंगे मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर मैंने क्लास 11th में आपको इसको पढ़ाया था। भूमध्य सागर को रोम का हृदय कहा जाता है, मैंने पढ़ाया था। तो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र होते हैं वो मौसमी जलवायु वाले हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग बसते हैं, रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए वो अनुकूल है। यहाँ ना तो अति उष्ण होता है और ना ही अति शीत होती है। तो ये जलवायु जो है, जलवायु भी क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। चौथा जो आते हैं वो आते हैं मृदा। देखिए 4th नंबर है मृदा, यानी मिट्टी। अब मृदा में जानते हो कि मृदा जो है, मृदा का बहुत सारा नाम भी आप जानते हो, टाइप्स ऑफ सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उसमें से खादर और बांगर आएंगे आपका। और साथ में क्या पड़े होंगे? बलुआई मिट्टी, हम लोग इधर में क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी, बालू वाला मिट्टी, और बहुत सारे मिट्टी का प्रकार है, बहुत तरह नाम है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मिट्टी भी जो ना, मिट्टी भी क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे उपजाऊ मृदा, कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपजाऊ मृदा मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उपजाऊ मृदा मतलब होता है वैसी मिट्टी जिसमें फसल अच्छे से उग सके, बहुत कम मेहनत पर फसल अच्छे से उग सके। तो उपजाऊ मृदा क्या होते हैं? कृषि और इससे संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। इसलिए जहां पर उपजाऊ मृदा है उस एरिया में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इनमें सबका एक ही कंक्लूजन निकल रहा है क्या? कि जहां पर इंसान को सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगे, इंसान वहां पर बसने के लिए दौड़े जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये जो मृदाएं हैं ये गहन कृषि का आधार बन सकती हैं और भारत में जहां जहां भी उपजाऊ मिट्टियां हैं पाई जाती हैं वहां पर लोग बसते हैं। क्योंकि आप जानते हो क्या एक चीज पढ़े हैं कि भारत जो है किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है।
तो यहाँ पर किसान श्रमिक अपना खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर करके अपना जीवन का यापन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर उपजाऊ वाले मैदानों में या उपजाऊ वाले मिट्टी में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये 4 पॉइंट था, जल की उपलब्धता, साथ में भू आकृति और आपका ये जलवायु और मृदा, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया, ये भौगोलिक कारक है। अब चलते हैं आर्थिक कारक में, आर्थिक कारक में इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और वो सब बाद में इसमें लिखा देंगे, समय कम है, फटाफट कवर करते हैं। आर्थिक कारक देखिए, आर्थिक कारक। अब दूसरा जो पॉइंट आएंगे जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, वो है आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक में कितने प्रकार आर्थिक कारक के भी हैं, तो आर्थिक कारक के 3 प्रकार इसमें है। पहला जो है वो है खनिज, दूसरा जो है वो है औद्योगिकरण, याद रखना क्या है, औद्योगिकरण, और फिर है नगरीकरण या शहरीकरण, एक ही बात है, और औद्योगिकरण। ये देखिए ये तीन पॉइंट है आर्थिक कारक के, और ये तीनों पॉइंट जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। पहला है खनिज। देखिए खनिज, सबसे पहले सवाल है कि खनिज किसे कहते हैं। आप बहुत बार पढ़ोगे खनिज बोलते किसको है, खनिज किसको कहते हैं बताइए। जमीन के अंदर से निकलता है वो सारी चीज खनिज है। फिर आपके घर का पानी को जमीन के अंदर से निकलता है, तेल, कोयला, जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें खनिज है। सोना ये भी खनिज है। तो खनिज जो है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश से, इसको बोलते हैं मिनरल। सबको पता है इसको मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि आप क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ के आए होंगे। खनिज, जमीन से निकली हुई चीजों को खनिज कहा जाता है। तो खनिज में क्या होती है, खनिज निक्षेपों से क्षेत्र उद्योग को ज्यादा आकर्षित करते हैं, और यहाँ पर खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अगर कुशल और अकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, और इस क्षेत्र के जनसंख्या को सघन मानते। देखिए किताब में जो बात कही है उसको लिखा रहा, देखिए खनिज, अगर मान लो कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में कोई खनिज निकल गया है, जैसे वहां पर आप कोयला मिल गया, हो सकता है मे बी, मतलब एग्जांपल है, कोयला मिल गया, या फिर वहां पर नेचुरल गैस मिल गया, या यहाँ पर आपको जो है कोई पेट्रोल मिल गया, तेल जिसको बोलते ऑयल बोलते हैं। तो क्या होता है, तुरंत उस जगह को सरकार अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है ना, तुरंत ले लेगी वहां पर अंडर में। और सब वहां पर क्या होंगे, वहां पर फैक्ट्रियां लगने स्टार्ट हो जाएंगी, फैक्ट्री लगने वहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर जब जल्दी कोयला निकला है, नेचुरल गैस निकला या फिर तेल निकला है, तो वहां पर उस फैक्ट्री वहां पर लगने स्टार्ट कर देगी, और उसको खनन के माध्यम से, इसके बाद क्या होता है, पहला आता है खनिज, खनिज को क्या करता है, खनन के माध्यम से निकालते हैं, खनन, याद रखना खनन के माध्यम से उससे क्या करते हैं, निकालते हैं। और निकालने के बाद जो भी सामने फैक्ट्रियां बनी है, और उससे जो चीज बनाना उसको बनाएंगे, लेकिन इसको बनाएंगे कौन, इसके लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, सस्ते मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सस्ते, मान लो कि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया की यहाँ बात हो रही है, उसी एरिया बात हो, वहीं पर वह चीज निकला हुआ है। तो यहाँ पर अब क्या होंगे, जैसे ही दूर दूर तक ये समाचार पहुंच गए कि अभी देखो बेरोजगारों को कमी नहीं है, अभी रोजगार कम है, बेरोजगार ज्यादा है। तो जैसे ही समाचार मिलेंगे कि यहाँ पर कुछ खनिज निकले हैं, महंगे खनिज, और वहां पर बाहर से कुछ फैक्ट्रियां आई हैं, वहां पर हमें काम मिल जाएंगे। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, जहां जहां भी लोग बेरोजगार हैं, हम लोग एरिया से जितना भी है 10-15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर, जितने क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं, उस सारे क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके यहाँ पर आएंगे। अब जो बहुत दूर के आदमी है वो लोग अप डाउन तो कर नहीं सकते, वो लोग क्या करेंगे, यहीं पर रेंट लेकर यहीं पर अपना काम धाम करेंगे। तो क्या होंगे, आप बताइए आप कि यहाँ से आदमी जब यहाँ पर आए तो घटा कि यहाँ पर आदमी बढ़ा कि घटा, यहाँ आदमी बढ़ गया और यहाँ पर घट गया। इसीलिए बोलते हैं कि खनिज क्या होते हैं, खनिज भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से सारे लोग दौड़ के, जो बेरोजगार थे दौड़ के सब यहाँ पर आ गए और इसी फैक्ट्री में काम करने लगे और यहीं पर रहने लगे। तब इस जगह पे जनसंख्या हो गया सघन, सघन मतलब वास्ट, एकदम पूरा ज्यादा जनसंख्या हो गया। और यहाँ का जनसंख्या जहाँ से हुआ है वहां होने लगा क्या, विरल, यानी वहां पर होने लगा कम जनसंख्या। तो यही था खनिज के बारे में जो चीज यहाँ किताब में लिखी हुई है। दूसरा है नगरीकरण। देखिए नगरीकरण बोलते हैं कि नगर रोजगार के बेहतर अवसर। ये बात बिल्कुल सही है कि नगरीकरण की तरफ लोग आजकल ज्यादा क्या होता है, माइग्रेट हो रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। जैसे देखिए नगरीकरण में क्या होता है कि नगर में क्या क्या चीज मिलता है, नगर में आपको आसानी से रोजगार मिल जाता है, नगर में आपको अच्छे से हॉस्पिटल मिल जाते हैं, नगर में आपको अच्छे स्कूल और कॉलेजेस मिल जाते हैं। समझ आपको, तो ये सारे चीज यानी बेहतर अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं और फिर परिवहन और संचार के साधन भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए लोग अब गांव से निकल कर कहां की ओर प्रवास कर रहे हैं, कहां की ओर आ रहे हैं, शहर की ओर आ रहे हैं।
नगर की ओर आ रहे हैं तो गांव से नगर की ओर आना, आप बताइए जनसंख्या कहाँ बढ़ा, शहर में मतलब नगर में या फिर गांव में? नगर में जनसंख्या बढ़ गया, शहर में घट गया। कारण क्या है? इसी को बोलते हैं नगरीकरण, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं यहाँ पर एक ही जगह पर मिल रही है, इसलिए यहाँ पर लोग यहाँ पर बसने लगे हैं। ये इसका मुख्य कारण था नगरीकरण। अब चलता लास्ट में बात क्या कर रहा है, औद्योगिकरण। लास्ट में है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बोलते हैं कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, यानी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। और इनमें से देखो क्या होते हैं कि यहाँ पर सेवा बड़े आसानी से मिलता है, दुकानदार का, बैंक कर्मी का, डॉक्टर का, परिचालक का, अध्यापक का, ये सारे सेवाएं यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे अगर जहाँ पर उद्योग धंधे पाए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर फैक्ट्री लग गई, ध्यान सुनना, जैसे ही फैक्ट्री लग गई यहाँ पर मजदूर आने लगे, यहाँ पर काम बहुत अच्छे से होने लगे, तो क्या होगा, धीरे करके यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर दुकानदार आएंगे। देखो ना आजकल कहीं अगर मान लो देखो आजकल कहीं छोटा सा मेला भी आयोजन हो गया ना, तो वहां पर क्या होते हैं, आइसक्रीम वाले, ठेले वाले, दुकानदार वाले सब अपना दुकान लगाना स्टार्ट करते कि नहीं? क्यों? कमाना है 2-4 पैसा। जैसे आजकल हम एक ही देखे हैं कि कहीं पर शादियां हो रही है ना, शादियां बढ़िया से पंडाल बनाया, तो तब तक यहाँ पर ठेला लेके शाम को आइसक्रीम वाला पहुंच गए, आइसक्रीम अच्छे से बिक्री उसकी हो रही है क्योंकि वो लोग खा रहे हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फैक्ट्री अगर लग गई तो मजदूर आ गए, काम अच्छे से चलने लगे। तो अब यहाँ पर ये लोग कुछ को खाना है, किसी को कुछ करना है, तो जो लोग यहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना यहाँ दुकान देने लगे। बैंक कर्मी यहाँ पर अपना बैंक डाल दिए, डॉक्टर अपने यहाँ पर एक चिकित्सालय खोल दिए। तो इस तरह इनका भी काम बन गया और इनका भी काम बन गया। तो इसी को बोलते हैं औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण होने से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया का जनसंख्या फिर क्या होगा, अगेन एक बार फिर से बूम करेगा, अगेन बढ़ जाएगा। तो यही बात इसमें कही गई थी और कुछ भी नहीं कह रही है, ठीक है। और अंत में आते हैं तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक क्या है कि कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो बात सही है, ठीक इसी कारण लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, क्योंकि कोई भी लोग अशांति माहौल में रहना पसंद नहीं करते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है। और इनमें क्या होते हैं, जनसंख्या का कारण फिर से क्या होता है, जनसंख्या का एक बार फिर से कहीं ना कहीं बसावीकरण होता है। इसलिए क्या बोला मैंने कि सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब होता है कि कहीं हर जगह जो है धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर हमेशा बातें होती रहती हैं। कुछ स्थानों में बहुत भीड़ भाड़ होते हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। अगर भीड़ भाड़ है तो अशांति भी है, जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से देर के निकलते हैं और अन्यत्र जगह पर क्या होता है, चले जाते हैं। तो यहाँ से निकले और दूसरे चले गए, तो यहाँ पर जहाँ पर चले गए वहां पर क्या हो गया, जनसंख्या उसकी बढ़ गई। या फिर सरकार खुद कभी कभी क्या करती है कि जिस एरिया में ज्यादा भीड़ हो जाता है उस एरिया से लोगों को निकालकर दूसरे एरिया में पहुंचाने का प्रोत्साहन भी देती है। तो ये है यहाँ का 3 चीजें मैंने आपको क्लियर करा दिया। किसको सब कुछ लिखना तो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे इसको हम लिखाएंगे अभी नहीं, अभी समय कम है, अभी पहले पढ़ाएंगे उसके बाद लिखाएंगे। चलिए आगे सुनिए, आप चलते हैं आगे में जनसंख्या परिवर्तन के घटक। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिए आप एक चीज यहाँ पर जो चीज हम लिखेंगे उसको सटीक तो लिखते चलेंगे, हम लिखाएंगे कुछ नहीं है तो लिखते चलेंगे। जनसंख्या संगठन के कितने कारक है, जब तुम ना परिवर्तन के 3 घटक याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या बनेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक है, ये कितने घटक हैं, ठीक है। पॉपुलेशन चेंजेस के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो इसका बोलते हैं कि इसका 3 याद रखना। कितने घटक है, 3 घटक है। 3 घटक का नाम बताइए। 3 घटक का नाम, पहला जो है वो है जन्म दर या जन्म या अशोधित जन्म, दूसरा है मृत्यु और तीसरा जो है वो है प्रवास। ये 3 जनसंख्या के घटक हैं जो जनसंख्या को परिवर्तन करते हैं। अब तीनों के बारे में आप सुन लीजिए कि सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जन्म दर के बारे में, यानी जन्म बोल लो या इसको जन्म दर बोल लो या इसको अशोधित जन्म दर बोलिए। उसी तरह इसका भी हो जाएगा, मृत्यु दर बोल लो, मृत्यु बोलो या मृत्यु दर बोल लो या फिर अशोधित मृत्यु दर बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तीनों लिखा दिया मैंने। अब चलते हैं अशोधित जन्म दर के बारे में। पहला पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं अशोधित जन्म दर, इसको बोलते हैं CBR, याद रखना। इंग्लिश से बोलते हैं CBR, क्यूट बर्थ रेट इंग्लिश से बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका, ठीक है, याद रख लीजिएगा
CBR, बर्थ रेट। देखिए इसमें कहा क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि जन्म दर, मतलब इसको आंके कैसे जाता है कि अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर सुनो मेरे बात को, क्या कहा मैंने कि अशोधित जन्म, यहाँ केवल बात किसकी हो रही है? जन्म की बात हो रही है, जन्म की बात हो रही है, यहाँ मृत्यु की बात नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि प्रति 1000, ध्यान सुनना, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को ही बोलते हैं हम लोग अशोधित जन्म दर। सुनो मेरे बात को कि प्रति 1000, जब भी पॉपुलेशन का गणना करते हैं वो 1000 में ही करते हैं, तो प्रति 1000 या प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चा, फिर सुन लो, जन्म दिए गए कैसे बच्चे होना चाहिए? सब का सब जीवित होना चाहिए। अब उसका बताएंगे, फिर सब आगे चल के बताएंगे। तो अशोधित जन्म दर, इसको याद रट्टा मत मारो कि अशोधित जन्म दर मतलब यहाँ जन्म लिखा हुआ है, मतलब प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जितने बच्चे जन्म दिए गए वो सब का सब कैसा होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। तो जीवित बच्चों की संख्या को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को, जीवित होना चाहिए, जीवित बच्चों की संख्या को ही बोलते हैं हम लोग अशोधित जन्म दर, यानी CBR बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? तो अशोधित, जैसे हम लोग आप कुछ दिन पहले को पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है, उसी तरह अशोधित जन्म दर बराबर, अशोधित जन्म दर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में या वर्ष में कितने जीवित बच्चा जन्म लिया और कितना उसमें जनसंख्या टोटल था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी, इसका फॉर्मूला लिख लो, किसी विशेष, लिखते चलेंगे मेरे साथ, किसी विशेष या किसी वर्ष विशेष, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और बट्टा में आएगा तुम्हारा क्या? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000 इंटू 1000, ये अशोधित जन्म दर बराबर यही होगा कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया? लिखे? लिखा तो इसको कर ले, लंबा हो जाएगा। क्या अशोधित जन्म दर? जन्म दर मतलब याद है हमेशा जीवित वाला चलता है। अशोधित मृत्यु दर, इसको मैं DR बोलेंगे ना, फिर डेथ रेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। देखिए आप वही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। जैसे याद करो, अशोधित जन्म दर बोले थे क्या कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को बोलते थे अशोधित जन्म दर। उसका जस्ट ऑपोजिट मारते यहाँ पर कि इसमें भी प्रति 1000 ही आएंगे। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए मृत बच्चों की संख्या को ही बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर। क्या क्लियर है बात को? समझ बात को? एक थोड़ा अंतर आएगा, थोड़ा दिमाग लगा तो उसको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहा था कि प्रति 1000 चालू करें, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए, जितने बच्चे जन्म दिए गए वो सब के सब जीवित अगर हैं तो वो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है वो देखना पड़ेगा। और जितने जीवित बच्चे हैं उसी बोलते हैं अशोधित जन्म दर। और मृत्यु दर कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा कितने बच्चे को जन्म दिए गए और उस जन्म दिए गए दौरान में कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त किए। तो जितने बच्चे मर गए, जितने बच्चे की मृत्यु हो गई, उसी को बोलते हैं अशोधित मृत्यु दर, CDR। तो यही फर्क है CBR में और CBR में। याद रखिएगा, दोनों का फुल फॉर्म और हिंदी नाम और उसका शॉर्ट फॉर्म का सब याद रखिएगा। आगे सुन लो क्या बोलते हैं इसमें। किताब में आपका क्या कहा है, इसको देख लीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। बात सही है? जब तक मृत्यु नहीं होगी तो फिर कैसे आगे ये बढ़ेगा? अगर मान लो किसी आदमी की मृत्यु ना हो तो सोचो उस पल को कैसे फील होगा, कैसे करोगे आप?
जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से ही होती है, याद रखना। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि, देखिए वृद्धि मतलब हम जानते हैं हमेशा क्या, प्लस, है ना। जनसंख्या वृद्धि मतलब वृद्धि मतलब बढ़ना, तो बढ़ना से यहाँ हम अंदाजा क्या लगाएंगे, बढ़ना मतलब केवल जन्म का अंदाजा है कि जन्म जितना ले रहे हैं उसी वृद्धि हो रही, नहीं, जन्म और मृत्यु ये दोनों को ही क्या कहा गया है, जनसंख्या वृद्धि। फिर दोनों बात को हम नॉर्मली दिमाग क्या लगाता है कि जनसंख्या वृद्धि मतलब केवल जन्म लेना, जन्म ले रहा तो वृद्धि हो गया, वृद्धि मतलब प्लस होता है। जैसे 5 गो बच्चा किसी क्षेत्र में था, जनगणना किया था, फिर जब जनगणना कराए तो आगे 7 गो बच्चा, तो वृद्धि हो रहा ना, फिर 8 गो बच्चा, वृद्धि हुआ 10। केवल हम ये सोच रहे हैं, लेकिन किताब में क्या कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि में दोनों को ही मापते हैं, जन्म को भी मापते हैं और मृत्यु को भी मापते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है, और वही फॉर्मूला फिर इसका अप्लाई, जो फॉर्मूला वहां लिखे हो वही फॉर्मूला इसमें लिख देना, खाली जहां पर जन्म है वहां पर मृत्यु कर देना, बाकी और कुछ भी यहां पर नहीं करना पड़ेगा। और एक अंतिम आता है जिसको बोलते हैं प्रवास, नाम सुनिएगा प्रवास। प्रवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइग्रेन, मिटा दो इसको मैं, प्रवास। देखिए प्रवास मतलब होता है माइग्रेन, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, या जनसंख्या प्रवर्धन के एक घटक में से, 3 घटक में से एक घटक है। क्या आते हैं तीसरा नंबर पे, प्रवास, प्रवास यानी माइग्रेन। प्रवास यहाँ क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा कि प्रवास कितने प्रकार होते हैं और प्रवास की क्या क्या बातें, वो सारी चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा प्रवास थोड़ा बताएंगे, किसको कहेंगे, थोड़ा कोई बताएंगे अपना अंदाजा इसी से कि प्रवास किसको कहते हैं। यदि कोई बता दो प्रवास किसको कहते हैं। प्रवास मतलब होता है स्थान बदलना, बदलना शौक से नहीं, कुछ कारण है कुछ शौक भी है। देखिए स्थान बदलना, प्रवास में क्या होता है, स्थान बदलना। मान लो कि इसमें प्रवास के कितने प्रक्रम है, कितने क्या है, सब बताते हैं। देखिए किताब में जो आपके लिखा हुआ है, किताब में ये कहा गया है कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसका नाम है प्रवास, और यह जनसंख्या के आकार को बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तित करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फैक्ट्री का एग्जांपल, खनिज का, कहीं कहां से लोग आ रहे हैं और कहां पर लोग जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं वहां से घट रहे, जहां पर जा रहे हैं वहां पर बढ़ रहे हैं। तो जब लोग, ध्यान सुनना कि प्रवास के होते हैं 2 टाइप। देखिए प्रवास मतलब स्थान बदलना, स्थान बदलना मतलब मान लो कि यहाँ एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ध्यान सुनना, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ये स्थान बदल रहे हैं, ठीक है ना, या एक स्थान है ये बी स्थान है, कोई व्यक्ति सम व्यक्ति, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति है, ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति ऐसा, हाँ ठीक है ना ए। अब ये व्यक्ति को यहाँ मन नहीं लग रहा है, कई कारणों से मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति ए जगह में रह रहा है, ये व्यक्ति रह रहा है ए प्लस में, मन नहीं लगा तो कहाँ चला गया, मन लगाने के लिए स्थान बी में चला गया। तो जहां से वो निकला, जहां पर पहले रह रहा था उसको बोलते हैं हम लोग उद्गम स्थान। क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान। ध्यान सुनिएगा बात को, देखिए उद्गम स्थान, और उद्गम स्थान पर अब इसको मन नहीं लग रहा है, अब इसको मन लगाना है, तो मन लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, दूसरे स्थान। तो दूसरे स्थान का क्या नाम हो जाएगा, गंतव्य स्थान। क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान। क्या मैं बात समझ रहा बात को, फिर सुन लीजिएगा कि प्रवास मतलब होता है कि जब लोग कई कारणों से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रवास। जैसे आप लॉकडाउन के दौरान देखे होंगे कितने लोग प्रवासी थे, कितने लोग पैदल पैदल या किसी प्रकार से दूसरे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे बड़े मुश्किल से। वही बात याद रखा कि प्रवास मतलब एक शॉर्ट में अगर आंसर चाहो तो स्थान को बदलना, और लॉन्ग में अगर चाहो तो जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कई कारणों से चले जाते हैं तो उसको ही बोलते हैं लोग प्रवास। जैसे चाहे आप लिख लेना, लिखा भी देंगे हम। एक व्यक्ति जो है, ये रहा एक व्यक्ति जो ए स्थान पर रहा था, ये व्यक्ति को किन्हीं कारणों से यहाँ मन नहीं लगा, या फिर इसका कई और रीजन हो सकते हैं, तो इन्होंने मन बनाया कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो ये आदमी कहाँ चला गया, बी स्थान पर चला गया, वहां रहने चला गया। तो वही व्यक्ति है, सेम वही पर्सन है। तो जहां से वो निकला, यानी जहां पहले रह रहा था, जहां मन नहीं लग रहा था, वो गया उद्गम स्थान। जहां पर वो जाएगा उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। याद क्या बोलते हैं,
गंतव्य स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर सुन लीजिएगा कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग गमन कर रहे हैं, यहां से गमन कर रहे हैं इसको बोलते हैं उद्गम, और जहां पर लोग पहुंच रहे हैं उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। याद रख लीजिएगा। क्या याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा? अब देखिए, आप एकदम मन में विचार बन गया होगा आपको, अगर ये उद्गम स्थान है तो अगर मैं इसका जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो अब आप आसानी से जवाब दे दोगे कि आप बताइए यहाँ पर क्यों एक आदमी नहीं हो सकता, और भी तो आप हो सकते हैं ना, अकेले आदमी नहीं जाएंगे। तो आप बताइए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? समझ गए? यहाँ पर माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गया है। अब इसका और क्या नाम हो सकते हैं तो याद रखना, इसी को कभी बोलते हैं उत्प्रवासी या अप्रवासी। जहां से वो निकला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्रवासी। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासी। और इसको बोलते हैं आना, अप्रवासी। क्या बोलते हैं? अप्रवासी। तो अब हमको कंफ्यूज लग रहा है, नहीं होएगा। अब सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि उत्प्रवासी बोलते हैं इंग्लिश से एमिग्रेशन, और अप्रवासी बोलते हैं इमिग्रेशन। याद रखना, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन, इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। दो बात है ना, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। उत्प्रवासी, इसमें भी माइनस होगा, इसमें प्लस होगा। जैसे उर्दू भाषा में माइनस, यहाँ से यहाँ पर प्लस। तो इस बात को आप क्लियर एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर जनसंख्या कमी हो जाएगा, वहां पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन आता है कि ये होता क्यों है, ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये भी सवाल आता है। किसी को लिखना है इसमें से? कोई लिखना तो लिखे फटाक से, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और प्रवास कैसे होता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रवास जो होते हैं वह अस्थाई, अस्थाई या मौसमी हो सकता है। सुनो मेरी बात को, प्रवास 3 प्रकार से हो सकता है। प्रवास कितने प्रकार से हो सकते हैं? प्रवास 3 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। एक बोलते हैं अस्थाई, मतलब एकदम परमानेंट। दूसरा बोलते हैं अस्थाई, और तीसरा बोलते हैं मौसमी हो सकते हैं, मौसमी। आप इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, सबसे पहले आप यहीं पे जान लो शॉर्ट में। अस्थाई मतलब जो, जैसे अस्थाई, अगर मैं इसको अस्थाई में लिख लूं तो यहाँ से एक बार जो निकला दोबारा वापस यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब जहां पर गए वहीं पर अपना घर द्वार परिवार बसा लेगा, ये हो गया अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है ये गए होंगे काम करने के उद्देश्य से, या यहाँ पर कहीं पर रिलेटेड में, रिलेशन में, तो वहां पर चले गए, कुछ दिन बस गए होंगे, या किसी प्रकार से मतलब उसको वापस फिर आना है, वापस फिर कम बैक होंगे, उसको बोलते हैं अस्थाई। और मौसमी बोलते हैं कि मौसम के अनुरूप जाता है, जैसे काम करने, जैसे कोई चले गए हैं चेन्नई, कोई चले गए हैं केरला, कोई चले गए हैं और कहीं, तो वो एक मौसम में जाते हैं, काम करने जाते हैं, फिर वहां पर काम खत्म, फिर वापस कम बैक घर चले जाते हैं, है ना, कोई अवसर पर। तो इसको बोलते हैं मौसम, मौसम के अनुसार जाते हैं, ये मौसम। तो 3 प्रकार यहाँ हो गए, और तीनों का ये लोग प्रवास होता कहाँ है, प्रवास कहाँ हो सकता है, ये भी देख लो, प्रवास कहाँ हो सकता है। तो बोलते हैं प्रवास जो होते हैं वो 4 प्रकार से हो सकता है। देखिए ये 3 प्रकार हो गया, लोग निकलते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ लोग जा सकते हैं। तो लोग जा सकते हैं गांव से गांव, जा सकते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे, जैसे मजदूर लोग जाते हैं, एक गांव से दूसरे काम कर जाते हैं, वो अस्थायी है, फिर वापस को आते हैं। या फिर ये हो सकता है कि शहर से शहर जा सकते हैं, या फिर गांव से शहर नहीं जा सकते क्या, या फिर शहर से भी गांव आ सकते हैं। इसी चारों में ये अस्थायी, अस्थायी और मौसमी है। तो लोग कहाँ का प्रवास कर सकते हैं? गांव टू गांव, शहर टू शहर, गांव से शहर और शहर से गांव, इतने स्थानों पर लोग प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुन लो कि मान लो भारत, मतलब देश से चल जाए विदेश, देश से वो चल जाए विदेश किसी काम की वजह से, तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। सुन लो मेरी बात को, अगर कोई व्यक्ति देश से, जैसे इंडिया से कोई व्यक्ति चल गया विदेश, बाहर की कंट्री में, तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अगर कोई व्यक्ति देश के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है, देश के एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, मतलब देश के अंदर ही कहीं जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अंतरराज्यीय या अंतरदेशीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरदेशीय। देखिए एक आता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक होता है अंतरदेशीय प्रवास, और एक होता है अंतरराज्यीय प्रवास। अंतरराज्यीय, ठीक है, देश में कहीं पर भी जा सकता है, तो उस देश में, अपने देश में, जैसे इंडिया में है, इंडिया में कहीं पर भी घूम सकता है किसी काम से, तो वो हो गया अंतरदेशीय। देश में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या हो गया? अंतरराज्यीय।
या अगर देश से विदेश चले जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, इंटरनेशनल। तो ये तीन बातें, ये तीन प्रवास के भी ये कारण है, इसको याद रख लीजिएगा। तो प्रकार लिखा दिए, कहाँ कहाँ जा सकते लिखा दिए, किसको क्या कहेंगे वो मैंने बता दिया, उद्गम स्थान क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, कहाँ पर जनसंख्या कमी, कहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि, उसको और क्या नाम है, उत्प्रवासी, अप्रवासी। उत्प्रवासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप्रवासी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब इसको याद आपको रखना, आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी इसका नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आगे में। अब देखिए, अब ये तो हो गया जाना, ये कहाँ कहाँ जाना। अब कारण क्या है, क्यों लोग अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, इसको लेना पड़ेगा। लोग छोड़कर जाते क्यों हैं, इसका क्या कारण है या फिर कौन सा कारक है, मैं डिलीट कर दूं इसको, लिख लिया सब कुछ। देखिए कारक देख लीजिए इसका, इसके दो कारक है। देखिए इसके दो कारक है, प्रवास के दो कारक, एक को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, एक को बोलते हैं अपकर्ष कारक, एक बोलते हैं पुल फैक्टर, एक को बोलते हैं पुश फैक्टर। याद रखना, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। जैसे इसको बोलते हैं पुश फैक्टर, पुश फैक्टर, इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। क्या है ये चीज देख लो, प्रतिकर्ष और ये क्या है, दोनों का ध्यान सुनिएगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों होता क्यों है और कैसे होता है। किताब में क्या लिखा पहले उसको समझाता हूं, फिर अपने हिसाब से समझाते हैं। प्रतिकारक किसको बोलते हैं कि प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं कि बेरोजगारी। देखा क्या होता पहला इसमें कि बेरोजगारी, बेरोजगारी तो लिख लूं मैं। दूसरा जो दिया है वो दिया है रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी निम्न दशाएं। तीसरा जो है क्यों लोग प्रतिकर्ष कारक करते हैं, देखिए तीसरा दिया है राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव। चौथा क्या लिखा है, चौथा लिखा है प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, जलवायु। पांचवा क्या लिखा है, पांचवा प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं, विपदाएं। और 6 जो लिखा है वो लिखा है महामारी, पैंडेमिक जिसको बोलते हैं महामारी। और 7 लिखा है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, यानी पिछड़ापन। देखिए इसको पहले सुन लीजिएगा। इन सब कारणों से लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान पर चले जाते हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक मतलब पुश फैक्टर, पुश मैंने समझते हो ना, धक्का देना, लोग धक्का देना, पुश में धक्का देना होता है। ये सब कारण है किसी व्यक्ति के साथ, ये सब कोई मजबूरी है जिस कारण से लोग क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान पर चले जाते हैं। यानी इसको धक्का किसने दिया, यही लाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लोग प्रतिकर्ष कारक के एग्जांपल। बेरोजगारी के कारण भी लोग जाते हैं। निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं, जहां पर लोग रह रहे हैं, अगर वहां पर रहन सहन अच्छा नहीं है, वहां पर लोग सही नहीं है, वहां पड़ोसी सही नहीं है, वहां समाज सही नहीं है, तो लोग भी क्या करेंगे, वहां से निकलना चाहेंगे और दूसरी जगह पर बसना चाहेंगे। राजनीतिक उपद्रव, अगर जिस एरिया में रह रहे हैं आए दिन वहां पर राजनीतिक उपद्रव मतलब राजनीतिक हिंसाएं घटती रहती है, पॉलिटिक्स बाजी होती रहती है, तो वहां भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां से वो निकले आगे चलेंगे। प्रतिकूल जलवायु, फिर जिस जगह में रह रहे हैं वहां पर जलवायु सही नहीं है, वहां पर क्लाइमेट ही सही नहीं है, उनको सूट नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, वहां से निकलकर फिर दूसरा जगह चलेंगे। प्राकृतिक विपदाएं, जहां पर लोग रह रहे हैं जिस एरिया में अभी, वहां पर हमेशा कोई न कोई घटनाएं घटती हैं, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी हो, तो फिर वहां से लोग निकलते हैं। महामारी, पैंडेमिक, बीमारियां फैल जाना, या फिर पिछड़ापन, जहां पर रह रहे हैं वहां पर लोग अति पिछड़ा है, क्योंकि वहां पर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ और चीजें नहीं है, जिस कारण से लोग यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाएंगे। और अपकर्ष कारक क्या है, पुल फैक्टर, जहां पर लोग को खींचेंगे, जहां पर लोग वहां पर आएंगे देख के, वो क्या है, देखिए इसका जस्ट अपोजिट बेहतर अवसर। देखिए क्या हो जाता है इसका, बेहतर अवसर। दूसरी क्या बात आएंगी, रहन सहन की अच्छी, इसका अपोजिट रहन सहन की अच्छी दशाएं, अरे इसका उल्टा लिख लो, ठीक है ना, अच्छी दशाएं। और क्या हो जाएगी, जहां पर शांति हो, जहां पर स्थायित्व हो, जीवन के संपत्ति की सुरक्षा हो और अनुकूल जलवायु हो। इस कारण से लोग गंतव्य स्थान को छोड़कर उद्गम स्थान की ओर अधिक आकर्षक बनाकर चले जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि अपकर्ष होता है अच्छे चीज, प्रतिकर्ष होता है बुरे चीज। प्रतिकर्ष में एक भी चीजें मनुष्य के अनुकूल नहीं होते हैं, जिससे उसका मूड खराब होता है और फिर निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। और अपकर्ष कारक मतलब जहां पर अच्छी चीजें हैं, जहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां पर सब चीज उसके अनुकूल है, वहां रहना, खाना पीना सब अच्छे हैं, वहां पर जलवायु अच्छी, वहां पर लोग अच्छे हैं, वहां पर राजनीतिक हिंसाएं आए दिन नहीं घटती, वहां पर कोई प्राकृतिक दशाएं नहीं, वहां पर रहन सहन की उच्च दशाएं हैं, तो लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे। इसके आगे मैं इसको कल करूंगा, इतना ही आज को रखो, थोड़ा सा और बचा हुआ पार्ट 4 कर देंगे या फिर देखते हैं कुछ कर लेंगे, इसको पार्ट 3 ही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।
वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।